नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र की तैयारियां पूरी। सत्र के पहले दिन संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, चुनाव प्रक्रिया में आई क्रांति भारतीय लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि। राष्ट्र निर्माण में योगदान की भावना से मतदान करने का किया आह्वान। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। पराक्रम दिवस के मौके पर देश भर में याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। केंद्रीय कक्ष में आयोजित विशेष कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का युवा प्रतिभागियों को संबोधन। कहा, नेताजी का संघर्ष, त्याग और बलिदान सभी भारतीयों के लिए है प्रेरणा। देश भर में मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर रंग बिरंगी झांकियों के साथ दिखा भारत का शौर्य प्रदर्शन। समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान करीब 1 महीने का अवकाश रहेगा, जिसमें विभिन्न स्थायी समितियां मंत्रालयों, विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगी और रिपोर्ट तैयार करेंगी। जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि नए भवन के निर्माणाधीन होने की वजह से राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के वर्तमान भवन में ही होगा। इस बात की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए दी। साल 2023 के लिए संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ये राज्यसभा का 259वां और 17वीं लोकसभा का 11वां सत्र होगा। बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक और बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि संसद का नया भवन अभी निर्माणाधीन है और बजट सत्र में माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के वर्तमान भवन में होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पिछले 7 दशकों के दौरान चुनाव प्रक्रिया से सामाजिक क्रांति आई है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने भरोसा जताया कि निर्वाचन आयोग और अन्य सभी प्रतिभागियों के संयुक्त प्रयासों से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को साल 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का विषय रहा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, जो कि युवा मतदाताओं को समर्पित है। इसका मकसद राजनीति और चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे मतदान को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान माने और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से मतदान करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों, मतदाताओं, भारत निर्वाचन आयोग की पूरी टीम और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुविधा संपन्न लोगों और युवाओं में मतदान के प्रति उदासीनता को रेखांकित करते हुए मतदाताओं से आह्वान किया कि वे मतदान को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान समझें। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ मतदान अवश्य करें। एक जन सेवक के रूप में मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों के भाई बहन चुनाव प्रक्रिया में अधिक आस्था रखते हैं और बढ़ चढ़कर भागीदारी भी लेते हैं। सुविधा संपन्न लोगों तथा युवाओं में चुनाव के प्रति अपेक्षाकृत कम उत्साह देखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी मतदान के प्रति इस उदासीनता को रेखांकित किया है। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि आप सब मतदान को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान समझें तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ मतदान को अवश्य देना चाहिए। राष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी पर खुशी जताई। इसके साथ ही उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया की बहुत बड़ी उपलब्धि करार दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें और बेटियां सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी सक्रियता और संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये हमारे चुनाव प्रक्रिया और हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धियां है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष की तुलना में कुछ अधिक थी। साथ ही ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि हमारे संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों के मिलाकर महिला सांसदों की संख्या 100 के आंकड़ों को पार करते हुए 115 तक पहुंच गई है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें और बेटियां सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी सक्रियता और संख्या में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन अभ्यास की दिशा में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। बता दें कि निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाने का निर्णय भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना के 61वें वर्ष में 25 जनवरी 2011 को लिया गया। तब से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देश भर में धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इसके बाद मुख्य परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। परेड में 17 राज्यों और 6 मंत्रालयों विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गईं। 479 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की ओर से नारी शक्ति पर विशेष प्रस्तुति ने समा बांधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। साथ ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ। कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत राष्ट्रपति की सलामी लेने के साथ हुई। समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी रहे। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अति विशिष्ट सेवा मेडल ने की। मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार परेड सेकंड इन कमांड रहे। पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल शामिल हुआ। दल में 144 सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने मिस्र के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व किया। परेड में 17 राज्यों, 6 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। परेड में 479 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को समर्पित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी परेड का विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं परेड के अंत में फ्लाई पास्ट में वायुसेना और नौसेना के 45 विमानों और थल सेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान और उसमें निहित सभ्यतागत मूल्यों में हमारे विश्वास का उत्सव है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को याद करने का अवसर है, जिनके बलिदान ने हमारे गणतंत्र की नींव रखी है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस का ये दिन उन मनीषियों के योगदान का स्मरण और नमन का दिन है, जिन्होंने माँ भारती की आज़ादी के लिए अपनी बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी और आज भी वह हमारे प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में हैं। जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनको भी याद करने का दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा संविधान, जहाँ विशालता है, विविधता है, यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कई प्रतिनिधियों ने दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान विधायी कामकाज के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध आध्यात्मिक विरासत ने राज्य को भारत के जीवंत मानचित्र पर गौरवपूर्ण स्थान दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मेहनती लोगों का देश के विकास में बड़ा ही योगदान है। उपराष्ट्रपति ने राज्य के निरंतर समृद्धि और प्रगति पथ पर नई ऊंचाइयां छूने की कामना की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर यह मुलाकात हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से राज्य के विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण की पुत्री लक्ष्मी वी वेंकटेशन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में ये मुलाकात हुई। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने याद दिलाया कि पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने ही उन्हें 21 अप्रैल 1990 को केंद्रीय मंत्री के रूप में पद की शपथ दिलाई थी। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया गया।
इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की। पराक्रम दिवस के इस मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। कार्यक्रम में देश भर से स्कूलों, कॉलेजों से चुनकर आए युवा प्रतिभागियों ने नेताजी को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं से नेताजी के सपनों का भारत बनाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि संघर्ष, त्याग और बलिदान प्रत्येक भारतीय को नई प्रेरणा और नई दिशा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद करता हूं। औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके उग्र प्रतिरोध के लिए उन्हें याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक महान विचारक, करिश्माई व्यक्तित्व वाला नेता बताया। ट्वीट के जरिए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी ने अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए जीवन समर्पित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारत के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का एकमात्र ध्येय मां भारती की आजादी रहा, जिसे उनके चमत्कारी नेतृत्व ने लाखों देशवासियों का संकल्प बना दिया। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की। कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नो योर लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के समन्वय से चुने गए 80 युवा प्रतिभागियों ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन युवाओं ने मंत्रालयों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता के रूप में इस कार्यक्रम में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम के दौरान कई युवा प्रतिभागियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उनके जीवन के प्रेरक आदर्शों को याद किया। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्हें हम प्यार से नेताजी कहते हैं, उनके जय हिंद के नारे ने देश के युवाओं में आजादी के लिए मर मिटने का जज्बा उत्पन्न कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस gave the clarion call of तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, which still remind us about his commitment, duty and responsibility towards the nation. Netaji's heroism and adventurous spirit will inspire millions of young persons in India. Netaji Subhash Chandra Bose was an unforgettable hero who fought for India's freedom against British till his last breath. He is known to be one of the greatest heroes the country has ever seen. Jai Hind, Jai Bharat. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश भर से आए युवाओं से संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि नेताजी का संघर्ष, त्याग और बलिदान प्रत्येक नागरिक को नई प्रेरणा और दिशा देता है। लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं से नेताजी के सपनों का भारत बनाने का भी आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना विराट व्यक्तित्व है, उनके नाम से ही देश के हर नौजवान में नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होता है और हम सब के लिए, भारत में विशेष रूप से नौजवानों के लिए उनके आदर्श जीवन, उनका आदर्श संघर्ष निश्चित रूप से हमें नई राष्ट्रभक्ति का संचार करता है।
लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अटूट विश्वास का जिक्र करते हुए कहा कि वे भारत को एक आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज भारत नेताजी के दिखाए रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और विश्व में अग्रणी भूमिका में है। नेताजी भारत के समृद्ध गौरवशाली इतिहास पर हमेशा गर्व करते थे। उनके सांस्कृतिक विरासत पर उनका भरोसा था कि एक दिन भारत आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मविश्वास के साथ, स्वाभिमान के साथ एक आधुनिक भारत बनेगा, जो सपना हम आज पूरा होते हुए देख रहे हैं। उनके जीवन में एक हमेशा स्पष्ट संदेश था कि हर चुनौतियों से, हर कठिन से कठिन संघर्ष से हमको मुकाबला करना चाहिए। इसलिए अनवरत अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उनका यही जीवन दर्शन आज हमको नई दिशा देता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मिलिट्री टैटू के माध्यम से सशस्त्र बलों ने जहां दमखम का प्रदर्शन किया, तो वहीं जनजातीय समुदाय ने जनजातीय नृत्य का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायक कैलाश खेर ने भी अपनी गायन कला की प्रस्तुति दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अमृत महोत्सव के विशेष अवसर पर मिलिट्री टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मिलिट्री टैटू के माध्यम से सशस्त्र बलों ने अपना दमखम का प्रदर्शन किया। वहीं जनजातीय समुदाय ने जनजातीय नृत्य का प्रदर्शन किया, जिनमें भारत की विविधतापूर्ण जनजातीय संस्कृति का सौंदर्य दिखाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। उत्सव के दौरान सैन्य प्रारूप में सशस्त्र बलों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया और सैन्य और आदिवासी समुदाय द्वारा देश भर से भारत की विविध जनजातीय संस्कृति की सुंदरता को भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पैरामोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, मोटरसाइकिल प्रदर्शन, एयर वॉरियर ड्रिल और पारंपरिक नृत्य जैसे कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मनोबल बढ़ेगा लड़कों के बीचों बीच। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक बल के अन्य गणमान्य व्यक्ति और जनजातीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने किसानों से कहा कि कोटा को हरित, श्वेत और नीली क्रांति का अग्रणी केंद्र बनाना है। इसके लिए हम किसानों तक हर वो नई तकनीकी और जानकारी पहुंचाएं जो उन्हें कम भूमि, कम लागत और अधिक उत्पादन और आय प्राप्त करने में समर्थ बनाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृषि महोत्सव का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक कृषि उत्पादों से परिचित हों, साथ ही वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के अनुभवों से नया कुछ सीखें, जिससे कि किसानों को फायदा हो और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। कृषि महोत्सव के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हमारे किसान नई कृषि तकनीक,
नवाचार, मूल्य संवर्धन और प्रति बूंद अधिक फसल पद्धति का प्रयोग करेंगे। ये बदलता भारत है और बदलता भारत और आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब हमारे किसान दुनिया के अंदर हो रहे नवाचार, नई तकनीकी, नई कृषि परंपराएं, उन परंपराओं का उपयोग करते हुए कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन, लागत कम और फिर उत्पादन के बाद उसका प्रोसेस कर उसका वैल्यू एडिशन कर देश और दुनिया के बाजार में बेचने का काम जब तक हमारा किसान पूरा नहीं कर लेगा, जब तक हमारा अनवरत काम चलता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कृषि स्टार्टअप और खेती में ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो किसानों तक हर वो नई तकनीक और जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो किसानों को कम भूमि और लागत से अधिक उत्पादन और आय प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी। हमारा जो नौजवान है, जो नया स्टार्टअप जिसने बनाया है कृषि के अंदर, जिसकी बौद्धिक क्षमता, रिसर्च की, इनोवेशन की जो क्षमता है, उसका उपयोग देश और प्रदेश कर किसान को मिलना चाहिए। और मैंने आज देखा स्टार्टअप के रूप में, अब आप एक एक जगह जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इन स्टार्टअपों के माध्यम से हमने जहां पर लागत को कम करने का काम किया है, वहां उत्पादन बढ़ाने का काम किया है, उत्पादन के बाद, प्रोसेसिंग के बाद उसका वैल्यू एडिशन करने का काम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद स्टॉल पर जाकर उत्पादों की जानकारी ली। साथ ही किसानों से कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकी और नवाचारों को सीखने का भी आग्रह किया। कृषि महोत्सव के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और राजस्थान सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 20 जनवरी 2023 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 20 जनवरी को ही बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक संपन्न हुई। 24 जनवरी 2023 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। 25 जनवरी 2023 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।